नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डॉक्टर के खाते से 54,000 पार, बैंक मैनेजर ने ही दिया था वारदात को अंजाम। रीवा में डीजे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नकली किन्नरों ने उगले कई राज, पुलिस द्वारा लिया गया रिमांड में बरामदगी जारी। और कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य की उपस्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर महेंद्र तिलकर के खाते से 54,000 रुपए डेबिट हो गए। मामले में चौंकाने वाली बात यह थी कि इस रकम को बैंक मैनेजर ने ही निकाला था। एक प्रतिष्ठित बैंक में बैंकिंग सिस्टम की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। एमडी मेडिसिन और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सह प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र तिलकर के खाते से 54,000 रुपए बिना उनकी अनुमति के निकाल लिए गए। मामला और भी संगीन तब हुआ जब खुलासा हुआ कि इस रकम को बैंक के मैनेजर ने ही निकाला था। डॉक्टर महेंद्र तिलकर ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी कहीं जा रहे थे, तभी हमें मैसेज मिला कि खाते से 54,000 रुपए कट गए हैं। पहले लगा कि ऑनलाइन ठगी हुई है, लेकिन बैंक पहुंचने पर जो सामने आया उसने हैरान कर दिया। हमारे ही बैंक मैनेजर ने बिना अनुमति और हस्ताक्षर के पैसे निकाले। ये घटना पंजाब नेशनल बैंक के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज शाखा में हुई। जब डॉक्टर बैंक पहुंचे तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस हस्तक्षेप के बाद ही मामले का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि बैंक मैनेजर ने अपने एक रिश्तेदार के लोन की भरपाई के लिए रकम निकाली थी। हालांकि बैंक मैनेजर ने माना कि ये गलती से हुआ है और हमने राशि वापस कर दी है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये घटना बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा की गंभीर कमी को उजागर करती है। सवाल ये भी है कि जब डॉक्टर और उनकी पत्नी ने किसी लोन की गारंटी ही नहीं दी, तो उनके खाते से पैसे कैसे निकाले गए? ये एक्चुअली सर कल हम लोग एक शादी से लौट रहे थे। हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तभी मेरी वाइफ के मोबाइल पे मैसेज आया कि उनके अकाउंट से 55,300 रुपये कट गए। तो हमने तुरंत, क्योंकि हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे, पैसा हमने निकाला ही नहीं तो पैसा कट कैसे गया। तो हमें लगा कि शायद हम कोई साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो हमने तुरंत साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमने कॉल किया। तो उनने हमसे ट्रांजैक्शन आईडी का डिमांड किया कि कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ट्रांजैक्शन आईडी आवश्यक होता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर जो पीएनबी वन का ऐप है उसमें लिखा हुआ आ रहा था टू टीआरएफ आकांक्षा। अब हम किसी आकांक्षा को नहीं जानते, नहीं मेरी वाइफ ने किसी आकांक्षा को पैसा ट्रांसफर किया है। तो हमने टोल फ्री नंबर पे बात की और उनसे ट्रांजैक्शन आईडी लेना था, इसलिए कॉल लगाया। तो टोल फ्री नंबर ने बोला कि यह आपके ब्रांच लेवल पे ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि किसी के द्वारा कुछ हुआ है, ये ब्रांच पे ही पैसा कटा है। तो हमने बोला भाई बताइए, हमें ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए, क्योंकि हमें साइबर में इसको सूचित करना है, जिससे कि हमारा अकाउंट बच सके, आगे पैसा ना निकले, अकाउंट को फ्रीज कर दे कम से कम। तो उनके द्वारा ये सहमति जताई गई और अकाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दिया, जिससे और ज़्यादा पैसे ना कटे। और साथ में उनके द्वारा ये भी बताया गया कि यह बैंक लेवल पे कटा है पैसा, और इसमें किसी कोई आपके रिश्तेदार हैं क्या जिन्होंने लोन लिया है। मैंने बोला भाई कोई रिश्तेदार अगर लोन भी लेगा तो मेरे अकाउंट से क्यों पैसे कटेंगे, मतलब वाइफ के अकाउंट से क्यों कटेंगे, ना तो हमने लोन लिया ना हम गारंटर हैं। तो उन्होंने बोला ये इसका जवाब आपको बैंक मैनेजर ही देंगे, आप अपना रिप्रेजेंटेशन बना के वहाँ दे दीजिए। मैं करीब 12 बजे पहुंचा घर पे। फिर मैंने अगले दिन सुबह उठते से ही बैंक खुलने का इंतजार किया, और फिर मैंने, जब मैं लेके जाता हूँ 12 बजे के आसपास रिप्रेजेंटेशन, तो वहाँ बैंक के कर्मचारी मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अभी बैंक मैनेजर फील्ड पे गए हैं, तो वो जब आएंगे वही बात करेंगे। मैंने जब उनसे पूछा कि कब तक आएंगे, तो कोई बताने को राजी नहीं था, और बदसलूकी की मेरे साथ में। फिर सर बैंक मैनेजर आए। बैंक मैनेजर का कहना था कि हम तो आपको जानते थे, और हमने जो वाइफ के भतीजी है उसको लोन दिया था प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में। तो हमें तो कोई उसके बारे में बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता ही है कि आप चिर परिचित लोगों को, अपने रिश्तेदारों को किसी भी काम से लेके जाते हैं कभी कभी। तो हाँ, वाइफ एक दो बार गई थी उनके साथ में। तो बस उसी बेस पे उनने उनको गारंटर मान के वो पैसा काट लिया। तो मैंने बोला कि आप गारंटर अगर हैं तो एक कोई डॉक्यूमेंट या कोई दस्तावेज दिखाइए, क्योंकि या तो इन्होंने लोन तो लिया नहीं है, ना ही ये गारंटर है। अगर है भी आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज तो बताएं, तो हम फिर पैसा देने के लिए लायबल होंगे। अदरवाइज आप बिना हमें सूचित किए कैसे पैसा ले सकते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप वो जो जिन्होंने लोन लिया उनको लेके आओ। मैंने बोला भाई मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं क्यों लेके आऊंगा, ये बैंक और आपके बीच का एग्रीमेंट है।
बैंक मैनेजर का कहना था, इसकी मैंने सूचना अमैया थाना में दी। अमैया थाना से बिल्कुल प्रॉम्प्टली एक्शन लिया गया। वहाँ से जो संबंधित अधिकारी उन्होंने बैंक आए खुद प्रॉम्प्टली। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुलिस विभाग को कि उनके द्वारा मुझे सहयोग प्रदान किया। उन्होंने आके जब पूछा कि आपने पैसा कैसे निकाला, तो उन्होंने बोला कि मैंने वाउचर पे साइन करके निकाला। तो उनके द्वारा पूछा गया, क्या वाउचर पे साइन करके आप खुद की साइन करके किसी दूसरे के अकाउंट से निकाल सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं निकाल सकते। तो फिर उनका ये था कि भाई आपने फिर ये इलीगल काम किया क्यों, और इसमें तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन में भी एक कॉपी जो है ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ये रिप्रेजेंटेशन में लिखा ही था कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज है तो आप मुझे दीजिए, नहीं तो इसमें लिख के दीजिए कि मैं एज ए गारंटर, मतलब वाइफ एज ए गारंटर नहीं है। तो उन्होंने लिख के भी दिया कि ये गारंटर नहीं है या कोई भी इनके ऊपर लोन नहीं है। तो मैंने अधीक्षक पुलिस रीवा को भी लिखा है और अमैया थाना प्रभारी को भी लिखा है। तब कहीं जाकर अमैया थाना पुलिस की जो अधिकारी है, उनकी बात सुनकर उन्होंने हमारा पैसा रिटर्न किया। तो सर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं जहां हमें लगता है कि रक्षा हो, अगर रक्षा की भक्षक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बीती रात सिविल लाइन क्षेत्र में डीजे की तेज आवाज से कोलाहल मचा हुआ था। इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे और मशीनरी जब्त कर ली है। रीवा में डीजे संचालकों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन अब शादी और अन्य आयोजनों के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आयोजन और विवाह घर संचालकों ने बाहर से डीजे मंगाकर नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि चुरहटा थाना क्षेत्र के आमंत्रण मैरिज गार्डन में बज रहे डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि वो सिविल लाइन तक पहुंच गई। शिकायत के बाद सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी सहित कई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और डीजे उपकरण जब्त कर लिया। हाल ही में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद स्थानीय डीजे संचालकों ने 10 बजे के बाद डीजे बजाने से मना कर दिया था। ऐसे में आयोजक और विवाह घर संचालक अब बाहर से डीजे मंगवा रहे हैं, जिसके लिए ज्यादा कीमत चुकाई जा रही है। रीवा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का ये कदम सराहनीय है। अब देखना ये होगा कि आयोजक और कौन सा नया रास्ता अपनाते हैं। कल रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर डीजे संचालक पर कार्रवाई की गई है, जो रात्रि 10 बजे के बाद पुलिस थाने में डीजे बजाते हुए पाए गए। साथ ही जो निर्धारित साउंड बॉक्स है उनकी संख्या भी ज़्यादा मिली थी। उस पर से थाना चौराहा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है कोलाहल अधिनियम के तहत, और साथ ही 223 बीएनएस की धारा के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और डीजे संचालक पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई आमंत्रण मैरिज गार्डन में की गई है, और इसमें जो भी मैरिज गार्डन के संचालक और जो आयोजक हैं उनको नोटिस दिया गया है। साथ ही इसमें जिनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, तिलक का कार्यक्रम, उन आयोजकों को भी नोटिस दिया गया है कोलाहल अधिनियम के तहत, जिसमें अलग से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा इसमें 4 नग साउंड बॉक्स जब्त किए गए हैं, 1 नग मॉनिटर साउंड बॉक्स जब्त किया गया है, एक एक स्टूडियो मास्टर मशीन जब्त की गई है, और इसमें 1 नग स्टेबलाइजर और एक मिक्सर मशीन भी जब्त की गई है। और इसमें जो डीजे संचालक हैं वो मनगवा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो यहाँ आकर डीजे बजा रहे थे रात्रि 10 बजे के बाद। ये मीटिंग ली जाती है, रीवा शहर के डीजे संचालक उसमें उपस्थित रहते हैं, तो इसका असर भी दिख रहा है। और डीजे संचालक जो मीटिंग में उपस्थित रहते हैं उनके द्वारा ये एफिडेविट भी दिया जाता है कि वो डीजे रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे। परंतु कुछ आयोजक और होटल संचालक हैं जो रीवा प्रॉपर शहर से डीजे वालों को ना बुला के बाहर से डीजे बुलवाते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देकर उनसे रात्रि 10 बजे के बाद भी डीजे बजवाते हैं। उसी को लेकर ये कल कार्रवाई की गई है, और इस तरह से आगे भी अगर कोई कार्य करेगा नियम विरुद्ध तो उसके खिलाफ भी सख्त। माइनिंग ट्रक एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। माइनिंग ट्रक एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। एसोसिएशन के सदस्य पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इसमें मुख्य रूप से जीएसटी की दरें, अवैध वसूली, ओवरलोडिंग और अनलोडिंग की समस्याएं शामिल थी। हम आपको बता दें कि इस हड़ताल का असर खनन कार्यों पर भी पड़ा था, लेकिन अब कंपनी और एसोसिएशन के बीच समझौता हो गया है। सरकार ग्रोवर कंपनी ने एसोसिएशन की सभी मांगों को मान लिया है और आश्वासन दिया है कि आगे भी सभी कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का पालन किया जाएगा। अध्यक्ष माइनिंग ट्रक एसोसिएशन ने बताया कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ था, लेकिन अब पूरा मामला सुलझ गया है। हमें कंपनी की ओर से उचित आश्वासन मिल गया है। अब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
धरने में बैठे हुए थे तो हम लोगों की लड़ाई नदी वालों से थी, जिसके कारण हम लोग धरने में बैठे थे। लेकिन अभी हमारी वहाँ बात हो गई है, सरकार ग्लोबल में बात हो गई है कि आप लोग ये सब धरना वरना ख़त्म करिए और हम सब मिलके एक साथ काम करते हैं, और जिससे सबकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका समाधान होगा। तो हम लोगों ने स्ट्राइक अपनी ख़त्म कर दी है और हम लोग सब लोग अपने कार में जा रहे हैं। और अब स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बातें और हम लोग की मांगें सब चीज़ सरकार ग्लोबल सुन रही है, समझ रही है और देख रही है, और हम लोगों का समर्थन करने के लिए बोल दिया उन्होंने। तो इसलिए हम लोग अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर रहे हैं और अपने काम में वापस जा रहे हैं, और बाकी हम लोगों का कोई समस्या नहीं है। और अभी आप लोग जैसे अपना धरना खत्म कर रहे हैं, आगे मान लीजिए फिर इस तरह की समस्याएं अगर नहीं, सरकार ग्लोबल से जो हमारी बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि आप लोग काम करिए, अच्छे से काम करिए, हम सबका सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं और आप हमारा सपोर्ट करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम अभी तक आई हैं वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई हैं, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार चलेगा, और वो हमारा समर्थन करेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं माइनिंग ट्रक एसोसिएशन रीवा का अध्यक्ष हूं। इसके नाते मैं अपनी बातें सरकार ग्लोबल तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप हम सबकी बात सुनिए, समझिए, और उसके माध्यम से हम लोगों को अपना सहारा दीजिए, और हम लोग आपका सहारा लेते हैं और देते हैं, और हम सब मिलके काम करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। क्या मांगे थी, किन मांगों को लेकर आप लोग धरने शुरू कर दिए? यहाँ पे कुछ मोटर मालिकों की अलग अलग समस्याएं थी। जैसे कुछ मोटर मालिक की समस्या थी टोल प्लाजा में किसी से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, किसी से कम पैसा लिया जाता है, कुछ गाड़ियों को रात में ओवरलोड कर दिया जाता है, कुछ गाड़ियों को अंडर लोड कर दिया जाता है ना। कुछ जीएसटी का भी मैटर था। तो इस तरह बहुत सारे मैटर हैं जो उसका निराकरण सरकार ग्लोबल कंपनी हमारे साथ करने के लिए बोली है और करेगी। अभी कल परसों उनके जीएम से हम लोगों की बात भी हुई थी और बात निरंतर हो भी रही है। उन्होंने बोला है आप लोग काम पे आइए, काम करिए, और हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। आज रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सभी थाना प्रभारी, एसडीओपी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सभी थाना प्रभारी, एसडीओपी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता रीवा एसपी विवेक सिंह ने की और उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बैठक में मुख्य रूप से अपराधों से संबंधित कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान कानून व्यवस्था को सख्त बनाने और अपराध नियंत्रण को लेकर रणनीति भी बनाई गई। आज की बैठक में सभी थानों की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही महिला अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के द्वारा जो है क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी, एसडीओपी और संबंधित शाखा के प्रभारी उपस्थित थे। इसमें जो अपराध पेंडिंग थे उनके बारे में समीक्षा की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रकरण रजिस्टर्ड हुए हैं उनके राहत प्रकरणों की स्थिति और उनके अपराधों के निकाल के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई है। महिला से संबंधित अपराध जो प्रकरण सभी थानों में पंजीबद्ध और लंबित हैं, ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई है। जिन प्रकरणों में 300 अपहरण की अपराध पंजीबद्ध होता है, ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा की गई है। उसमें जो व्यवस्था की गई है कि 4 महीने विवेचना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद यदि वो लंबित रहता है तो उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी करे। तो ऐसे प्रकरणों की भी समीक्षा की गई है और निर्देशित किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कि वो समस्त अनुभाग के जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो अपने जुम्मे लें विवेचना और बड़े संवेदनशीलता के साथ में वो विवेचना पूर्ण करें। इसमें एसओपी ऐसे प्रकरणों में जारी की गई है। उस एसओपी का पालन हुआ है नहीं हुआ है, प्रत्येक डायरी में चेकलिस्ट लगा करके उसे देखने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
इसी तरह जो दीगर अपराध हैं मेजर एक्ट के अलावा, उन अपराधों की भी समीक्षा की गई है। उनके निकाल के संबंध में बताया गया है। प्रतिबंधक कार्रवाई, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, इसके संबंध में भी समीक्षा करके सक्रिय बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई और जो निष्क्रिय बदमाश हैं उनके बारे में उनकी जांच समाप्त करने के लिए, उनके तख्ता फाइल करने के लिए विचार कर प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। की समीक्षा की गई है। उसमें ये भी निर्देश हैं, जैसा मैंने आप पूर्व में बताया आपको, कि 4 महीने तक थाना स्तर पर उसकी विवेचना की जाती है और उसके बाद यदि वो दस्तयाब न हो, वो बच्चियां या बच्चे न मिले, तो ऐसे नाबालिग बच्चों को के अपराध की विवेचना राजपत्रित अधिकारी, डीएसपी स्तर के लोग के अधिकारी विवेचना करते हैं। तो उनसे भी कहा गया है कि सभी अनुभाग के अधिकारी अपने अनुभाग में थानों की समीक्षा करके ऐसे प्रकरणों को अपने स्वयं के जुम्मे लें और अपना एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत। शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया। ये कार्यशाला भारतीय ज्ञान परंपरा और विभिन्न विषयों के योगदान पर आधारित थी। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा और विभिन्न विषयों के योगदान पर कार्यशाला का समापन आज कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और इतिहास विषय पर अपना वक्तव्य दिया। इसके अलावा प्राचार्य विभा श्रीवास्तव, जन भागीदारी समिति की अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, महेंद्र मणि द्विवेदी सहित महाविद्यालय के व्याख्यातागण, अतिथि विद्वान और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पिछले 5 नवंबर से आयोजित इस कार्यशाला में हर विषय पर व्याख्यान दिए गए, जिसका छात्राओं के जीवन पर निश्चित तौर पर उचित प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में हमने प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय से बात की। ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि हमारे शासन की तरफ से भी कहा गया है और साथ ही छात्राओं के लिए हम लोगों ने वर्कशॉप रखी थी, जिसका उद्घाटन 5 तारीख को भूतपूर्व सांसद और वर्तमान विधायक सीधी और हमारे यहाँ की भूतपूर्व छात्रा रही हैं श्रीमती रीति पाठक जी के द्वारा हुआ था। और तब से लगातार जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, और जैसे मान लीजिए कि इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा, अर्थशास्त्र, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेषज्ञों को बुलाया गया। इसी प्रकार खेल के द्वारा भी कैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, एनसीसी के द्वारा, एनएसएस के द्वारा, भूतपूर्व छात्राओं जो एलुमनाई हैं उनके द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग ने पूरा अभी जो है 20 दिन की ये कार्यशाला थी। आज इसका समापन है, जिसमें कि हमारे कुलगुरु आचार्य माननीय राजकुमार आचार्य जी आए हुए हैं और जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं। और साथ ही जो मुख्य वक्ता हैं वो इतिहास विषय के प्रोफेसर महेश चंद्र श्रीवास्तव जी आए, जो इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताएंगे। और विशिष्ट अतिथि जो हैं हमारी महाविद्यालय की जन भागीदारी अध्यक्षा श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी रहेंगी। और उन्होंने भी एक दिन वक्तव्य दिया था और उन्होंने नारी शक्ति और ज्ञान परंपरा के बारे में बताया था। तो मेरा यही उद्देश्य था कि हमारी जो छात्राएं हैं सबको, जन जन तक जितनी छात्राएं हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में उनको पता होना चाहिए, जो आज वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही इस कार्यक्रम के साथ साथ, वर्कशॉप के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, लोक नृत्य एकल, लोक नृत्य समूह और लोकगीत एकल और लोकगीत समूह, इनका भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड छात्राएं आई हैं। और आज कुलगुरु जी के हाथों से उनको हम लोग पुरस्कार भी वितरित करेंगे। किस तरीके का भारतीय ज्ञान है जो लोग बच्चों को बताना चाहते हैं आप लोग? हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत कुलगुरु के नाम से जाना जाता है, तो कुलगुरु ऐसे नहीं है। कुलगुरु के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए नक्षत्र विज्ञान है, हमारा गणित है आर्यभट्ट जी के द्वारा है, वराह मिहिर जी है, हमारे जो सुश्रुत जी हैं, चिकित्सा विज्ञान है, आयुर्वेद है, क्या नहीं है भारत के पास, है ना। तो उनको लेकर के हमारे युवा वर्ग जाने कि पूरे विश्व में हमारा ये ज्ञान लेकर के, हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, उसी को लेकर के जो है पूरे विश्व में ये जो है परंपराएं, या वहाँ से कहा जाता है कि हमने ये खोज की है, लेकिन पूरी खोज तो भारत से हुई है, क्योंकि सतत सनातन जो है वो भारत के पास है। तो सतत रूप से जो हम चला आए हैं उसको हमें युवाओं को बतलाना है। हम जो है प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि प्रकृति की चीज़ों को कितना महत्व दिया गया। हम वायु
वायु देवता, जल देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, है ना, नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। तो हमारे पास जो है वो पूरा खजाना है सनातन के पास। तो वो चीज़ें हम अपने युवा वर्ग को बताना चाहते हैं कि हमारा आज वर्तमान समय में युवा वर्ग जो थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति के कारण भटक रहा है, वो जाने कि हमारी भारतीय संस्कृति के पास क्या चीज़ें हैं, हमारा भारत क्या कितना अमूल्य निधि है। तो वो हम ही लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम मैंने रखा और ये बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जो है किया और छात्राएं जो है लाभान्वित। 2 दिन पहले पकड़ी गई नकली किन्नर महिलाओं से पुलिस अब पूछताछ और बरामदगी कर रही है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि काफी मात्रा में लूट का सामान बरामद हो सकता है। बीते 27 नवंबर को किन्नरों के भेष में यूपी से लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने के इरादे से रीवा पहुंची महिलाओं की गैंग को स्थानीय लोगों और असली किन्नरों द्वारा पकड़ा गया था, जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया था। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने कई राज उगले हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को समान थाना क्षेत्र अंतर्गत आरटीओ कार्यालय के समीप कुछ महिलाओं ने किन्नर बनकर महिलाओं से जेवर छीन लिए थे, जिन्हें 27 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद असली किन्नरों ने उनकी पिटाई भी की थी। पकड़ी गई महिलाओं में गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली नूरजहां पति धर्मेंद्र 32 साल, गुड़िया खातून पति निजामुद्दीन 35 साल, कमरुनिशा पति स्वर्गीय लाल उम्र 35 साल और गुड़िया खातून पति नसीम खान उम्र 35 साल को पकड़कर पुलिस ने रिमांड में ले लिया है और अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि महिलाएं रेलवे स्टेशन के पास रुकती थी और शादी विवाह जैसे मौकों पर किन्नर का वेश बनाकर गा बजाकर पैसा वसूली और सोने चांदी के जबरन उपहार लिया करती थी। करीब 1.5 माह पहले 9 तारीख को 9 अक्टूबर को कुछ नकली किन्नर आए थे बाहर से, जो रतौरा क्षेत्र में घुसे हुए थे और कुछ लोगों से पैसे लिए थे और कुछ लोगों से सोने की कुछ गालियाँ या अंगूठी भी उनके द्वारा ली गई थी जबरदस्ती। इसी पर से इसमें थाना समान में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और दिनांक 27 नवंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पुनः किन्नर बन के कुछ लोग घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर से और स्थानीय लोगों की मदद से चंदी की 4 महिलाओं को पकड़ा गया और जब इन महिलाओं से पूछताछ की गई तो ये चारों महिलाएं जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी होना बताएं और उनके द्वारा बताया गया कि ये नकली किन्नर बन के इस तरह की चीज़ें करती हैं और पिछली बार उनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसकी तस्दीक की गई और तस्दीक के उपरांत यह प्रमाणित हुआ कि उनके द्वारा ही घटना की गई है। उस महिलाओं का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की गई और उनसे बरामदगी की जा रही है। हाँ, उनके द्वारा कबूल कर लिया गया है और आज इसमें बरामदगी की जा रही है। इसमें टीम गई हुई है। ये कितनी महिलाएं थी गाजीपुर साइड की, तो नकली किन्नरों की पहचान असली किन्नर जो हैं उनके द्वारा की गई। उनको भी सूचना प्राप्त हुई थी तो उनके द्वारा इनका पता तलाश किया जा रहा था लगातार और जब असली किन्नरों को जानकारी लगी कि पुनः इस टाइप से कोई किन्नर बन के यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके द्वारा उनकी पकड़ की गई और साथ ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच कर घेराबंदी की और इनको पकड़कर थाने लाई थी। अभी पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कि इनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटना कारित की गई है, क्योंकि जिस प्रोफेशनल तरीके से इनके द्वारा रीवा में इस तरह की वारदात की गई है तो जो इससे संदेह के पेज में भी इस तरह की इनके द्वारा वारदातें की जाती रहेंगी, जो अभी वर्तमान में पूछताछ में जारी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद के निर्देशानुसार लोकायुक्त संभाग रीवा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आज 29 नवंबर 2024 को ग्राम पंचायत हकरिया के सरपंच तरुण कुमार शुक्ला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आरोप था कि ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों की सीसी जारी करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी भोला प्रसाद पटेल उपयंत्री और टीकम प्रसाद पांडे सचिव दोनों रिश्वत मांगने के आरोपी साबित हुए हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हुआ है। शिकायत का सत्यापन लोकायुक्त प्रभारी पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार द्वारा किया गया। सत्यापन के बाद आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस ट्रैप ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे निरीक्षक जियाउल हक। साथ ही 12 सदस्यीय टीम में उप पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी शामिल थे। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से एक बार फिर साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार और प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। जी भैया बताएं किस प्रकार से आपसे रिश्वत मांगी गई थी, किस बात को लेकर? काम की पेंडिंग था, उसी को लेकर रिश्वत मांगी गई। किसका क्या काम था? पंचायत का। कितनी मांगी गई थी आपने? 20,000 रुपये। 20,000 मांगी। तो पहली किस्त देने पे कार्रवाई हुई है कि इसके पहले दे चुके थे आप? नहीं, पहले थी, पहले मांगी गई थी तो ऐसी शिकायत थी, उसके बाद कार्रवाई। किनके द्वारा मांगी गई थी रिश्वत? कार्रवाई हुई भोला प्रसाद और टीकम पांडे। कौन? शुक्ला जी सरपंच हैं ग्राम पंचायत हकरिया, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जो लंबित बिल हैं उनके निर्माण कार्यों ग्राम पंचायत के, उसको पास करने के एवज में जो सचिव हैं वहाँ के ग्राम पंचायत के और जो उपयंत्री हैं उनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से ट्रैप दल गठित किया गया और आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को पैसा लेते हुए पकड़ा गया। कितने की रिश्वत मांग की गई थी? 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग थी। 20,000 रुपये लेते हुए उनको आज पकड़ा गया। आरोपियों का नाम क्या है, किन किन पदों पर थे? ये उपयंत्री भोला प्रसाद पटेल है और ग्राम पंचायत सचिव है टीकम प्रसाद पांडे। कब से काम रोक के रखा था? ये करीब 4 महीने के बिल उनके पेंडिंग है अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन में और पता चलेगा पुराने कितने बिल हैं। कितने का बिल था? बिल के बारे में करीब 3,60,000 का बिल उनका पेंडिंग बता रहे हैं और विवेचना में और जो आगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।